बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा मैं बोल रहा हूँ टेस्ट तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा चेक करना सबका। एक काम कर सकता हूँ मैं, हर फ्राइडे तुम लोगों को एक असाइनमेंट दे दिया करूंगा तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तो वो कर लिया करो। ठीक था क्या? बेटा आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है हायर परचेज। बिल्कुल तुम्हारे लिए थोड़ा नया चैप्टर है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब थोड़ा बहुत तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट ये चैप्टर थोड़ा नया है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी चैप्टर है, तो ध्यान से समझना। ध्यान से समझोगे तो इजी है, अगर नहीं समझोगे मस्ती मजाक में पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हायर परचेज। आज की क्लास में मैं थोड़ी इसकी थ्योरी बता दूं, उसके बाद कुछ होमवर्क भी है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जो तुम्हें खुद पढ़ के आना है। ठीक है बेटा, अब नॉर्मली अगर हम देखें हायर परचेज आज के टाइम में बहुत ही कम रह गया। नॉर्मली हायर परचेज आज के टाइम में अगर देखा जाए ना इलीगली, आज के टाइम में अगर देखा जाए हायर परचेज थोड़ा इलीगली चल रहा है। पहले हुआ करता था बहुत पहले कि हायर परचेज लीगली चलता था, अब हायर परचेज इलीगली चल रहा है, और वो भी कहाँ चल रहा है, जो थोड़े अंडर डेवलप एरिया है। ठीक है, हायर परचेज को खत्म कर दिया हमारे क्रेडिट कार्ड और जो बजाज फाइनेंस हो गया, सबसे पहले बजाज फाइनेंस ही आया था इसमें, तो बजाज फाइनेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इन सब ने हमारा हायर परचेज का जो रूल है वो फिलहाल खत्म कर दिया। तो अब जरा हम हायर परचेज पढ़ते हैं होता क्या है, बेसिक समझाता हूं हायर परचेज में क्या होता है। मान लो मिस्टर ए है, ये है सेलर, अब मिस्टर बी को खरीदना है टीवी। ये मिस्टर ए लिमिटेड है, मान लो इसको खरीदना है मिस्टर बी को यहां से टीवी। अब इस बेचारे के पास नहीं है पैसे, ये कह रहा है भाई मेरी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं 15,000 रुपए कमाता हूं, हर महीने में 5,000 रुपए की ईएमआई तुझे पे कर सकता हूं। तो इसने बोला ठीक है ले जा। अब ये इसको टीवी बेच रहा है, मान लो 30,000 रुपए का टीवी है, ये इसको 35 में बेचेगा। क्यों भाई, जब इसको टाइम दे रहा है पेमेंट का तो एक्स्ट्रा पेमेंट भी लेगा, जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट लेता है इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। समझ आया? अब ये जो इससे बेटा क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हर महीने में 5,000 रुपए तेरे को ईएमआई दूंगा, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। 35,000 का टीवी है तो कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी, 7 आया ना। अब भाई ये तो हम आजकल चल ही रहा है, आजकल हमने सारे मोबाइल तो हम ईएमआई पे ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो सर इसमें अलग क्या है? अलग इसमें ये है कि बेटा जब हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मोबाइल या टीवी खरीदते हैं ईएमआई पे, या मान लो हमने जाके नॉर्मली क्या करा, किसी वेंडर से एलजी से शोरूम से जाके हमने सीधा ईएमआई बनवा ली क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल किस तरीके से कि जो फ्लिपकार्ट है या फिर जो एलजी है उसको तुम्हारा क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर चुका है, तुम अब पेमेंट इस वेंडर को नहीं करोगे, तुम पेमेंट किसको करोगे, क्रेडिट कार्ड कंपनी। बट जब हम हायर परचेज की बात करते हैं तो हायर परचेज में जो तुम पेमेंट करोगे वो तुम पेमेंट किसको करोगे, वेंडर को। जो तुम ईएमआई पे करोगे वो किसको करोगे, वेंडर को। एक डिफरेंस तो ये आ गया, समझ आया बेटा, समझ आया? यस सर। आया ना? यस सर। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारा डिफरेंस है वो ये है, ध्यान से समझना, वो ये है कि बेटा जो हमारा हायर परचेज होता है, सिंपल सी बात है, तुम ऑलमोस्ट हर बंदे ने अमेजोन से, मतलब मैं मानता हूं कि अमेजोन से 70% बच्चों ने तो ईएमआई पे मोबाइल लिया होगा क्रेडिट कार्ड से। तो उसमें जो क्रेडिट अमेजोन से जो बिल बन के आ रहा है वो तुम्हारे नाम पे बिल बन के आ रहा है, नहीं आ रहा?
आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, आ रहे। क्या अमेजोन ने ऐसी कोई कंडीशन रखी है कि जब तक तुम पूरी ईएमआई ना पे करो तब तक तुम अपना मोबाइल नहीं बेच सकते? कोई कंडीशन रखी है? क्या तुम्हारे बिल पे कभी लिखा हुआ आता है कि जब तक तुम पूरी ईएमआई ना पे कर दो तुम अपना मोबाइल नहीं बेच सकते? हाँ या ना बेटा, हाँ या ना? नो सर, नहीं होता। तो सीधी सी बात है, जब तुम अमेजोन से ईएमआई पे खरीदते हो तो तुम्हारे नाम पे बिल बन के आता है। इसका मतलब है कि पोजेशन भी तुम्हारे पास आ गई, पोजेशन मतलब मोबाइल भी तुम्हारे पास आ गया, साथ ही साथ ऑनरशिप भी तुम्हारे पास आ गई। तो इसमें क्या होता है, जब हम ईएमआई पे खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड से तो हमारी ऑनरशिप और पोजेशन दोनों ही ट्रांसफर होती है। बट जब हम बात करते हैं हायर परचेज की, तो हायर परचेज में क्या होगा, वो तुम्हें टीवी तो दे देगा, मतलब पोजेशन तो दे देगा, बट साथ में बिल नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक तुम इसकी पूरी साथ की साथ इंस्टॉलमेंट ना पे कर दो, ऑनरशिप किसके पास रहेगी? वेंडर की। और जब इसकी साथ की साथ किस्त पे कर दोगे, ईएमआई पे कर दोगे, तो ये बिल तुम्हें दे देगा। मतलब अब टीवी तुम्हारा, पोजीशन भी तुम्हारी, ऑनरशिप भी तुम्हारी। क्लियर है? यस सर। यस सर। पक्का बताओ, यहां तक सबको क्लियर? यस सर। यस तो सर। अब एक होमवर्क लिखो जो तुम्हें पढ़ के आना है, अगली क्लास में मैं पूछूंगा। 2-3 पॉइंट ऑलरेडी मैंने यहां समझा दिए, और भी बहुत सारे पॉइंट है। तो होमवर्क लिखो, तुम्हारा क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन what is the difference between hire purchase and credit sale? Hire purchase and credit sale. And second, ये बेटा जो इजी इजी से क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं, ये कभी कभी थ्योरी में पेपर में भी आ जाते हैं। सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम? तो ये दो तुम्हारे होमवर्क है बेटा, जो तुम्हें घर से पढ़ के आने हैं। सर सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया ईएमआई वाला केस। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन है, 10 मिनट लगेंगे तुम्हें पढ़ने में। जिसके पास बुक हो वो बुक से पढ़ सकता है, जिसके पास बुक नहीं है गूगल पे सब मिल जाएगा। तो 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में, समझ के पढ़ना है। जो डाउट हो कल मेरे से पूछना है। अब मैं इसके कुछ फीचर्स बता रहा हूं कि हायर परचेज के फीचर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2-3 पॉइंट बाद मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले, जब हमारा हायर परचेज होता है, ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तभी मैंने बोला कि आज के टाइम में जो हमारा चल रहा है हायर परचेज, वो इलीगल वाला चल रहा है, लीगल नहीं चल रहा। क्योंकि लीगल आजकल होता ही नहीं है। इलीगल भी कहां चल रहा है? जो छोटे छोटे गांव है, नॉर्मली अंडर डेवलप एरिया, जहां पे लोग बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पे जो दुकानदार है वो इसको चला रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। क्लियर? यस सर। सेकंड, पोजेशन किसके पास होती है गुड्स की? वेंडर के पास। बेटा वेंडर होता है जो बेचता है, परचेजर होगा जो खरीदेगा। गुड्स की पोजेशन किसके पास होती है? परचेजर के। परचेजर। ऑनरशिप होती है वेंडर के पास। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अगला, गुड्स खरीदने के बदले हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। यस सर। अब ये इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है और एनुअली भी हो सकती है। वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनवा रहे हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ऑनरशिप यस सर। होगी, ऑनरशिप किसके पास होगी? वेंडर। कब तक? तब तक सारा पे नहीं होता था। ऑनरशिप वेंडर के पास होगी कब तक? जब तक वो सारी इंस्टॉलमेंट ना पे कर दे। एक बार जैसी वो इंस्टॉलमेंट पे करता है, उसके बाद वो क्या करेगा बेटा? ऑनरशिप ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट, राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट। जो परचेजर है उसके पास एक राइट होता है कि वो इन बिटवीन कभी भी अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट मतलब कैंसिल कर सकता है। बट उसकी एक कंडीशन होती है, अगर वो मान लो
जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7 इंस्टॉलमेंट का, अब वो 5 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका है, 2 बच रही है, बट उसको आगे अब इसको चलानी नहीं है इंस्टॉलमेंट को, तो वो अपना एग्रीमेंट कभी भी टर्मिनेट कर देगा। बट कंडीशन है, अगर वो अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट करता है तो टीवी प्लस 5 इंस्टॉलमेंट जो उसने दे दी, ये किसके पास आ जाएगी वापस? ऑनर के पास, जो वेंडर है। तो वेंडर का लायबल नहीं होता कि अगर ये टर्मिनेट करता है बीच में, तो वेंडर की कोई लायबिलिटी नहीं है कि वेंडर इसको 5 इंस्टॉलमेंट वापस करे। परचेजर के पास राइट होता है कि वो कभी भी अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है बेटा? सर इंटरेस्ट पे करते हैं सर। क्या बेटा? सर जब हायर परचेज करते हैं सर, उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं फिर इंस्टॉलमेंट पे। जब हायर परचेज करते हैं सर एक तो बार रिपीट और कर दो। बता रहा हूँ, जब हायर परचेज करते हैं तो सर हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं सर, हम वैल्यू पे। बेटा अभी मैंने बताया ना, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 35,000 रुपए की बेच रहे हैं, 30,000 की चीजें, तो 5,000 इंटरेस्ट हो गया ना। ओके सर। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा सर। बता रहा हूँ। ये बोला जाता है कि एक एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि बायर जब चाहे, जब तक पूरी फाइनल पेमेंट ना हो उससे पहले बायर जब चाहे ये एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है। बट उसकी एक कंडीशन है कि अगर बायर एग्रीमेंट कैंसिल करता है तो जो हमारा एसेट है वो कौन लेके चला जाएगा? वेंडर वापस लेके चला जाएगा। साथ ही साथ जितनी इंस्टॉलमेंट वेंडर ने पे करी है वो एक भी पैसा वेंडर उसको वापस नहीं करेगा। वेंडर वापस नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वेंडर की गलती नहीं है, गलती किसकी है? बायर की। टर्मिनेट कौन कर रहा है? बायर। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सर वो आप लास्ट वाला जो वो समझा रहे थे ना सर, एक बार वो बता दो सर। नेटवर्क लास्ट वाला यही तो था बेटा। ओके सर, यही तो था लास्ट वाला। अगला देखो, बोला जाता है कि जब तक सारी की सारी इंस्टॉलमेंट पूरी ना हो जाए तब तक बायर की एक लायबिलिटी है कि बायर को जो वो गुड्स है, जो एसेट्स है, उनको क्या करना पड़ेगा? टू कीप इन गुड कंडीशन। मतलब जब तक बायर अपनी सारी इंस्टॉलमेंट ना पे कर दे तब तक वो टीवी को क्या करेगा? अच्छी कंडीशन में रखेगा। ना तो टीवी टूटना चाहिए, ना टीवी में स्क्रैच आने चाहिए। ठीक है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर अब आता है कि अगर भाई ये गुड लॉस हो जाए, लॉस ऑफ गुड्स या फिर थेफ्ट, अगर ये टीवी चोरी हो गया तो किसकी लायबिलिटी है? तो बेटा अगर ये टीवी चोरी हो गया तो लायबिलिटी होती है ऑनर की। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है कि जो बायर है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके लॉस या चोरी होने में बायर का कोई रोल नहीं है। ये कंडीशन है। अगर बायर ये प्रूफ कर देता है कि भाई चोरी होने में या लॉस होने में बायर का कोई फॉल्ट नहीं है, तो ये जो पूरा लॉस होगा वो किसका होगा? ऑनर का। क्योंकि जब कुछ भी खोता है, कुछ भी चोरी होता है, तो लॉस किसका होता है? ऑनर का। पोजेशन का थोड़ी होता है। समझ आ गया बेटा? बट यहां मैंने कंडीशन बोली है कि बायर को प्रूफ करना पड़ेगा कि इस चोरी होने में बायर का कोई रोल नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। फिर अगला है नो सेल ऑब्लिक प्लेज, कि जब तक बायर अपनी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट ना पे कर दे, जब तक बायर अपनी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट ना पे कर दे तब तक वो एक गुड ना तो बेच सकता और ना ही गिरवी रख सकता। अगर फिर भी इसने बेच दिया और किसी ने खरीद लिया तो ये जब मर्जी अपना मतलब अगर मान लो एग्जांपल मिस्टर बी ने चालाकी से बेच दिया मिस्टर सी को, और मिस्टर बी ने इसको बेच के वापस इससे जबरदस्ती गुड्स ले लिए एक तरीके से कि भाई ये मेरा था ही नहीं, तो मिस्टर सी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो इस पे केस वेस कर सके, क्योंकि इसके नाम पे ऑनरशिप थी ही नहीं। है ना बेटा? अगर मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी है, मान लो मैं रेंट पे रह रहा हूं, ये एक तरीके से रेंट भी तो ले रखा है इसने, टीवी हर महीने पे कर रहा है। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में रेंट पे रह रहा हूं और मैंने किसी को वो बेच दिया, तो जो मालिक है वो अगर इससे आगे प्रॉपर्टी मांगने लग गया तो क्या ये बंदा केस करेगा? क्योंकि इसने ऐसे बंदे से प्रॉपर्टी खरीदी है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं थी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। फिर अगला है हमारा नो रिफंड, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। राइट टू रिपोजेस अभी भी समझा दिया मैंने, थर्ड पार्टी वाला। अब है राइट ऑफ द हायर परचेजर टू परचेज विद रिबेट। अब देखो बेटा, जो हमारा हायर परचेजर होता है
वो रिबेट पे भी हमारे गुड्स परचेज कर सकता है। मान लो कि मैंने उसको बोल दिया भाई मैं अब सारे के सारा पैसा एक साथ दे रहा हूं, है ना, समझ आ रहा है। मैंने Yes, sir. बोला कि भाई मैं सारा का सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में देके एक साथ दे रहा हूं, तो उस केस में हमें रिबेट मिलता है। तो रिबेट का जो जनरली फॉर्मूला यूज होता है वो ये फॉर्मूला लिख लो, रिबेट इज इक्वल टू 2/3 टोटल। वैसे क्वेश्चन बताएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो हमें फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। रिबेट इज इक्वल टू 2/3 टोटल हायर परचेज चार्जेस, टोटल हायर परचेज चार्जेस इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, मतलब जो अभी इंस्टॉलमेंट मेरी पे मैंने नहीं करी उसको बोलते हैं नॉट येट ड्यू, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हम रिबेट देंगे। क्वेश्चन में बताएगा नहीं बताएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? फॉर्मूला कर देता हूं मैं, 2/3 इंटू टोटल हायर परचेज चार्जेस की भाई कितने हमारे चार्जेस हैं, इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू। इसका मतलब है जो इंस्टॉलमेंट अभी पे करने का टाइम आया ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने 10 इंस्टॉलमेंट लिया था, ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका हूं, अभी तक 6 इंस्टॉलमेंट मैंने नहीं पे करी, तो ये 6 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी जो मैंने अभी तक ड्यू नहीं हुई, डिवाइड बाय टोटल इंस्टॉलमेंट इज 10। क्लियर? सर टोटल एचपी चार्जेस में सर जो आएगी उसमें सर वो अमाउंट आएगी जो एक इंस्टॉलमेंट की है, उसमें 1 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आएगी। हाँ बेटा, जो भी मेरा चार्जेस है, चार्जेस का मतलब जितना मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं। ओके सर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखवाए तो मेरे, एक मिनट लिखो। जैसे मेरे एग्जांपल में हायर परचेज प्राइस क्या था, 35,000, कॉस्ट कितनी थी, 30,000। तो मेरा हायर परचेज प्राइस ये होगा 5,000, क्योंकि मैंने हायर परचेज करने के कितने चार्ज कर रहा हूं, 5,000 चार्ज, सॉरी, हायर परचेज चार्ज, हायर परचेज करने के कितने एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं, 5,000। तो मेरा रिबेट मान लो, एग्जांपल हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 7, ये हम मान के चल रहे हैं 2 पेड, 2 इंस्टॉलमेंट पे हो गई, तो रिबेट कैसे निकलेगा, रिबेट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नॉट पेड कितनी आ गई, 5 इंटू 5 अपॉन 7। तो कैलकुलेशन देख लेना जितनी भी आएगी, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ है वो देख लेना अपने आप। बस क्लियर है बेटा? लिख लो जल्दी, यहां तक लिख लो जल्दी। लिख लिया बेटा यहां तक? बेटा लिख लिया यहां तक? यस सर। अब कुछ जरूरी टर्म्स हैं हमारी जो हमें पता होना चाहिए जब हम पढ़ते हैं हायर परचेज। तो वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जरा देख लो। सबसे पहली टर्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हायर परचेजर। हायर परचेजर को हम एक और नाम से जानेंगे, हायरर, HIRER। अब उसको मैं हायर परचेजर बोलूं या हायरर बोलूं, एक ही बात है, ठीक है बेटा। दूसरा, हायर वेंडर,
ऑब्लिक ऑनर, ये दोनों एक साथ टर्म यूज होंगी। हायर, उसके बाद डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब है जिसको हम सिंपल टर्म्स में अगर बोले डाउन पेमेंट। सर आपने फर्स्ट में सर हायर परचेजर लिखा है, परचेजेस लिखा है सर? बेटा हायर परचेजर, डिपॉजिट को हम डाउन पेमेंट भी बोल सकते हैं, हम इनिशियल पेमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ऑप्शन अमाउंट भी बोल सकते हैं। ये इसके कुछ 3-4 अलग अलग नाम है। फिर हायर चार्जेस, सम पेबल पीरियोडिकली, जो हम पीरियोडिकली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट है उसको हम हायर चार्जेस बोलते हैं। डिपॉजिट, फिर आता है हमारा कैश प्राइस। हायर परचेज में जो हमारा कैश प्राइस यूज होता है वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि भैया जो वेंडर है उसका प्रॉफिट प्लस उसको कितने का पड़ा था, इन सबको मिला के जो अगर मैं वन टाइम पेमेंट कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। ठीक है बेटा? सर दोबारा बता दो सर कैश प्राइस क्या है? बेटा कैश प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब हम किसी, मान लो तुम मार्केट गए, तुम्हें मार्केट से एक पेन खरीदना है, तो पेन जब तुम उससे खरीद के लाए तो वो मान लो उसको 4.5 रुपए का वो पेन पड़ा, 50 पैसे उसका प्रॉफिट है, तो तुम उसको 5 रुपए दे के आए, तो इसको बोलते हैं कैश पेमेंट, कैश प्राइस। क्लियर है? यस सर। नेट कैश प्राइस होता है हमारा कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट, कि भाई मेरे जब वेंडर को डिपॉजिट या डाउन पेमेंट कर दी उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैश, नेट कैश प्राइस। क्लियर है? करें आगे? यहां तक लिख लिया सबने? करे बेटा? डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, आवाज किसी की नहीं आ रही बेटा। नेटवर्क बहुत यस सर। प्रॉब्लम कर रहा है। आगे करो। अगला है हमारा कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। सिंपल जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। अगर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि भाई कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो हम वही करेंगे। कभी कभी क्या होगा, अभी मैं कराऊंगा केस भी, जब हमें इंस्टॉलमेंट बताएगा ही नहीं कितनी पे करनी है, तो उसमें हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट का, तो हमारा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू नेट कैश प्राइस, नेट कैश प्राइस इनटू हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अपॉन हायर परचेज प्राइस। ये जो हम निकाल रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट है। कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट मतलब विदाउट इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल मैंने
ईएमआई पे लिया आईफोन, एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पड़ा 50,000 का। उसने बोला भाई हर महीने मुझे क्या करना है, तेरे को देनी है इंस्टॉलमेंट, बनेगा 12, 4.5, 60,000 ले लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मान लो 60,000 का हमने फोन लिया, ठीक है। उसने बोला कि हर महीने मुझे 5100 का 12 महीने तक ईएमआई पे करेगा। तो अगर मैं देखूं 12 महीने की मेरी ईएमआई, मेरा कैश प्राइस कितना हो गया 60,000, है ना। और अगर मैं ईएमआई के हिसाब से देखूं तो मेरी ईएमआई पड़ेगी कितनी, नहीं मतलब 12 इंटू 5, 60,000 और 12, ये पड़ेगी मेरी 61,200। तो ये जो 1,200 रुपए है ये तो पूरे उसके हो गए 12 महीने की। तो अगर मैं देखूं मेरी मंथली ईएमआई पड़ रही है 5100, बट अगर मैं कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट देखूं तो वो मेरी कितनी पड़ेगी, सिर्फ 5,000। कहने का मतलब मेरा जो इंटरेस्ट के अलावा वाली अदर देन इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। और जो विद इंटरेस्ट वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। क्लियर है बेटा? सर रिपीट करना एक बार। बेटा जो विदाउट इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट है उसको हम बोलेंगे कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, और जो विद इंटरेस्ट है उसको हम बोलेंगे हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। जैसे सिंपल सी बात है, देखो मैंने बोला कि मेरी हर महीने ईएमआई जा रही है 5100, तो अब इस 5100 में 5,000 है मेरा कॉस्ट का प्राइस और 100 रुपीज है मेरा इंटरेस्ट। यस सर। अगर मैं इस टोटल की बात करूं तो इसको हम बोलेंगे हायर प्राइस इंस्टॉलमेंट, और इसकी बात करूं तो इसको हम बोलेंगे कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। क्लियर? यस सर। उसके बाद है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस क्या होता है बेटा, अभी मैंने तुम्हें समझाया कि जितना टोटल है, जैसे मैंने बोला 30,000 रुपए की मेरे प्रोडक्ट है, 35 में बेचूंगा, तो ये 35,000 जो होगा ये मेरा क्या होगा, हायर परचेज प्राइस। क्लियर बेटा? क्योंकि भाई अगर मैं किसी को 12 महीने या 4-5 महीने का टाइम दे रहा हूँ, रिस्क भी तो ले रहा हूँ, हो सकता है वो बंदा कल को भाग जाए, कौन देगा मुझे पैसा, तो उसके बदले भाई मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए। फिर लास्ट होता है हमारा हायर परचेज चार्ज, ऑलरेडी समझा चुका हूं, जो इनके बीच का डिफरेंस है 5,000 रुपए, इसको हम क्या बोलते हैं, हायर परचेज चार्ज। और दूसरी टर्म में इसको हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं इंटरेस्ट। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो अभी की क्लास में यहां तक जितना हमने थ्योरी पढ़ा है उसमें किसी को पूछना है तो पूछो, वरना आज की क्लास में हम 1 या 2 न्यूमेरिकल करेंगे, अभी फुल फ्लैश नहीं करेंगे, फुल फ्लैश पे आने में टाइम है। अभी हमारा काम है क्या, हमें सीखना है कि इंटरेस्ट कैसे निकालना है। क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट निकलवाएगा, हो सकता है क्वेश्चन में हमें ईएमआई निकलवाए, हो सकता है क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट निकलवाए, कुछ भी निकलवा सकता है। तो अभी पहले हम केस वाइज 3-4 क्वेश्चन करेंगे जिसमें अलग अलग चीजें निकालनी है, उसके बाद कहीं हम जाके 2-3 क्लास बाद फुल फ्लैश करेंगे। तो अभी जल्दी 2 मिनट दे रहा हूं, जितना कराया उसमें किसी को डाउट है तो पूछ रही होगी। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये इंटरेस्ट जो लगता है डाउन पेमेंट को रिड्यूस करके, हाँ बोलो बोलो। सर यही पूछना था, मतलब डाउन पेमेंट को रिड्यूस करके लगता है। हाँ बेटा, डाउन पेमेंट तो मैंने ऑन द स्पॉट पे कर दिया ना, यस। तो उसमें किस बात की इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट हमेशा कब लगता है, इंटरेस्ट लगता है जब हम किसी का पैसा यूज करते हैं। तो जब हमने किसी का, मान लो मैंने 2 लाख रुपए की चीज खरीदी, देखो सिंपल सा एग्जांपल, मैंने 2 लाख रुपए की चीज खरीदी और मैंने पे कर दिया 50,000 कैश में, तो वो इंटरेस्ट मेरे पे 2 लाख पे लेगा या 1.5 लाख पे लेगा, सोच के बताओ। सर 1.5 लाख पे। ये 50,000 तो मैंने उसको ऑन द स्पॉट पे कर दिया, ये मैंने यूज थोड़ी करा है उसका पैसा, उसका कितना पैसा यूज करा है मैंने, 1.5 लाख। तो जितना पैसा हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, सिर्फ उसी पे हमें इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर, समझ गए। सबसे बड़ा, बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा एग्जांपल तुम ले सकते हो बैंक में। अगर तुम लोगों का बैंक अकाउंट खुल रहा हो तो बैंक तुम्हें बेटा इंटरेस्ट किस अमाउंट पे देता है, जो तुमने बैंक में रखा है वो, या जो तुम बैंक से निकाल के ले गए, विड्रॉ करके ले गए उस पे?
इंटरेस्ट उस पे ले देगा बैंक तुम्हें जो तुम्हारा बैंक में डिपॉजिट हो रखा है। तो जितना हमने बैंक में पैसा रखा हुआ है सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो केस 1 है हमारा। केस 1 लिखो, जिसके पास बुक है वो पेज नंबर 12.6 देख सकता है, जिसके पास बुक नहीं है वो देखो। केस 1 है हमारा। हमें दिया हुआ है गिवन, हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अभी मैं इस तरीके से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बाद में जब हम फुल फ्लैश करेंगे तो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके से करा रहा हूं। हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर हमें टोटल कैश प्राइस भी दिया हुआ है, फिर हमें हायर परचेज प्राइस भी दिया है। अभी क्वेश्चन लिखवाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं मुझे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में हमें एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, टोटल कैश प्राइस दिया होगा, और हमें क्या दिया होगा, हायर परचेज प्राइस। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहां पे कैलकुलेट करना है इंस्टॉलमेंट, कि भाई हमें कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, एंड कैश प्राइस। ये दो चीज कैलकुलेट करनी है हमें, जो मैं अब तुम्हें क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखो। 2-3 लाइन का इसलिए लिखवा रहा हूं वरना मैं भेज देता। जल्दी से लिखो। A Limited purchased a machinery. A Limited purchased a machinery on hire purchase system. On hire purchased system from B Limited on 1st January 2021. On 1st January 2021, comma, paying immediately rupees 20,000। अब जो हम ऑन द स्पॉट पैसे पे करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जल्दी बताओ। डाउन पेमेंट, इनिशियल बहुत पेमेंट, बढ़िया, डाउन पेमेंट बोल लो, इनिशियल पेमेंट बोल लो, या डिपॉजिट, ऑप्शन अमाउंट। हाँ, तो एक चीज हमें पता लगी, डाउन पेमेंट दी हुई है, एंड agreeing to pay 3 installment of rupees 20,000 each, 3 installment of rupees 20,000 each on 31st December every year। तो ये बता रहा है कि हर साल जो इसको इंस्टॉलमेंट देगा, मतलब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दी हुई है कि हर साल इंटरेस्ट के साथ मिला के जो ये पैसा देगा वो 20,000 देगा। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। तो कहने का अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी सिर्फ इसको समझा रहा हूं। कहने का मतलब एक तो मैंने डाउन पेमेंट कर दी 20,000 की, और मैं क्या कर रहा हूं, 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं 20,000 की, मतलब 60,000। तो टोटल मेरा जो हायर परचेज प्राइस है वो हो गया 80,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अभी तक क्वेश्चन पढ़ के इतना ही समझ आया ना हमें? यस सर। आगे लिखो, द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 74,500। तो हमें बता दिया कि भाई मशीन की जो कॉस्ट है वो, मतलब कॉस्ट प्लस मार्जिन है, वो है 74,500। तो अगर मैं सिंपल टर्म में समझाऊं तो 74,500 की चीज हमने 80,000 में बेच दिया, मतलब हमने इंटरेस्ट कितना चार्ज कराया, टोटल 5,500। इतना ही समझ आ रहा है ना अभी हमें? यस सर। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछो अभी। बस मुझे नहीं पता आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मैंने तो अभी सिर्फ जितना मैंने पढ़ा है उसके बेस पे मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई 80,000 रुपए में बेची है, कैश प्राइस है उसका 74,500। तो ओवरऑल हमारा जो इंटरेस्ट हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो 5,500 पे कर रहे हैं। यहां तक तो इतना ही समझ आ रहा है बेटा? आया ना? यस सर। कोई ऐसा बच्चा बेटा जिसको ना समझ आया हो अभी तक मैंने जो भी कराया है नो। इस क्वेश्चन में?
बेटा तुम नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा समझ आ गया, चाहे समझ आया हो ना आया हो, तो पूछ सकते हो, फिर बाद में मेरे को मत बोलना सर पढ़ा दो। अभी पूछोगे मैं डाउट बता दूंगा। आगे लिखो अगर कोई डाउट नहीं है। एंड वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। चलो भाई इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया कि 5% पर एनम है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो कहने का मतलब है जितना पैसा इसका मैं यूटिलाइज करूंगा उतने पैसे पे मैं कितना दूंगा बेटा, 5,000 और 5% पर एनम दूंगा। यहां तक क्लियर है? कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर एवरी ईयर। अब मुझे ये तो पता चल गया टोटल इंटरेस्ट 55,000 है, बट ये कह रहा है भाई मुझे तो हर साल का इंटरेस्ट चाहिए, मुझे पूरे इंटरेस्ट से मतलब नहीं है। कह रहा है मुझे तो एनुअली इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। अब 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी क्वेश्चन पढ़ के समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ना समझ आ रही हो तो पूछो, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, जल्दी पढ़ के देखो। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो तुम मैं ना भी पढ़ाऊं तो तुम पढ़ लोगे अगर मैं तुम्हें 2 मिनट दूं, बट कोई बात नहीं मैं करा रहा हूं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ पे। पढ़ लिया सबने? यस सर। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा उसका कितना उधार है। तो सबसे पहले इसका जो कैश प्राइस था, कैश प्राइस था 7400 तो 74,500 है ना बेटा? यस सर। इसमें से मैंने डाउन पेमेंट कर दी 20,000। तो मैंने उस बंदे से उधार में कितना सामान खरीदा है? 500 का। 500 है ना बेटा? यस सर। तो अब वो मेरे से इंटरेस्ट इस वाले पैसे पे मांगेगा या इस वाले पैसे पे मांगेगा? तो 54,000। 54 तो सिंपल सी बात है, हम इसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा हमारा जो लगता है वो 31 को बोल रहा है, वो 31 दिसंबर को लग रहा है। और इंटरेस्ट जो लगता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब जितना मैं उसका पैसा यूटिलाइज कर रहा हूं। तो इंटरेस्ट लगेगा 54,500 का 5%। तो मैं जरा कैलकुलेट करूं, अगर 54,500 का 2725 25 और ये प्लस होके मेरा जो आ जाएगा 57,225। अब जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करूंगा, ध्यान से समझना, ये बैलेंस आ गया मेरा 31 दिसंबर 2021 को, क्योंकि दिसंबर में ही खरीद रहा हो, 2021 में ही खरीद रहा है ना। तो 31 दिसंबर 2021 को इंटरेस्ट प्लस हो गया, क्योंकि इतना तो उधार था ही, साथ ही साथ उसने इंटरेस्ट भी प्लस कर लिया। तो टोटल उधार कितना बन गया? 57,225। अब Yes, sir. इस डेट पे मैं उसकी ईएमआई पे कर रहा हूं, और ईएमआई कितने की बन रही है बेटा? 20,000। 20,000। तो जब मैंने उसकी 31 दिसंबर को ईएमआई पे करी तो मेरा फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बच गया? 1 तारीख को 1/1/2022 को कितना बैलेंस बच गया मेरे पास? 37,225। कोई ऐसा बच्चा है जो बोल रहा है सर इंटरेस्ट प्लस क्यों करा? इंटरेस्ट तो माइनस होना चाहिए। किसी को अगर लग रहा हो कि सर इंटरेस्ट तो हमेशा माइनस होता है, प्लस क्यों करा आपने? जल्दी देखो, सोचो, अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछो। ये इंटरेस्ट प्लस क्यों करा मैंने? कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा हो सर क्यों प्लस करा, ये तो माइनस होना चाहिए। क्योंकि मुझे भी ऐसी लगता था ये तो माइनस होना चाहिए, प्लस होना ही नहीं चाहिए। पक्का किसी को नहीं लग रहा? नो सर। अब सेकंड ईयर आ गया, सेकंड ईयर को भी 31/12/2022 को हम क्या करेंगे? अब मेरा इंटरेस्ट इस पे लगेगा या फिर इस पे लगेगा? इस पे लगेगा 37,000 का। पे कर दिया, बचा तो इतना है ना। तो इसका 5% अगर मैं निकालूं 37,225 का 0.05, तो हमारा आएगा 1861। ठीक है बेटा, इतना ही आ रहा है 1861। तो टोटल ड्यू जो मेरा बन गया 31/12/2022 को, वो मेरी टोटल पेमेंट बनती है 39086। क्लियर है? हाँ या ना?
यस सर। फिर इसी में से 31 12 ये मेरा बनता है 39086। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ईएमआई। ईएमआई कितने की है मेरी? 20,000 की। 3,000। तो 1/1/2023 को जो मेरा बैलेंस बच गया वो बचा 19,008। 6। और लास्ट में मुझे कैलकुलेट नहीं करनी, मुझे पता है लास्ट ईएमआई जो मेरी आएगी वो 20,000 आएगी। तो यहाँ पे भी कितना बचना चाहिए? 20,000, क्योंकि इसके बाद तो पेमेंट करनी नहीं है। तो जितना भी इसके बीच का डिफरेंस आया उसको इंटरेस्ट लिख दो। तो इसके बीच का डिफरेंस आएगा 914। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, अगर 5% भी निकालोगे इसके आसपास, ज्यादा नहीं आएगा। 19086 का 0.5 वही 954 आ रहा है यहाँ पे 914, क्योंकि मैं उसको ज्यादा पेमेंट नहीं करूंगा ना। मैंने तो उससे प्रॉमिस करा है कि हर बार भाई 20,000 दूंगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 आएगी तो मेरा ये भी 20,000 आना चाहिए, है ना बेटा? तो ये जो बैलेंस आएगा इसको माइनस करके लिख देंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे ना, जल्दी लिखो। फिर एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, फिर जल्दी लिखो। यहां पे अगर मेरे से आपको पूछे कि भाई व्हाट इज द टोटल हायर परचेज प्राइस, तो टोटल हायर परचेज प्राइस इज 80,000, है ना बेटा? यस सर। क्योंकि 20,000 की इंस्टॉलमेंट, तो 20 60,000 की इंस्टॉलमेंट और 20,000 की डाउन पेमेंट, तो हायर परचेज प्राइस इज 80,000 एंड इंस्टॉलमेंट पर एनम इज 20,000। और इंटरेस्ट अगर हमसे टोटल पूछेगा तो हमें पता है टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा 5,500। और अगर पूछेगा एनुअली निकाल के दिखाओ तो एनुअली हम निकाल के दिखाई देंगे। ठीक है बेटा? यस सर। लिख लो जल्दी, यहाँ तक फिर एक क्वेश्चन दूंगा वो करना। सर व्हाट्सएप पे भेज देना सर, क्वेश्चन में दिक्कत बेटा है। मैं क्वेश्चन खुद लिखवाऊंगा, मतलब मेरे पास है नहीं, मैं बोल के लिखवाऊंगा, ओके अपनी सर। तरफ से लिखवाऊंगा। चलो लिखो क्वेश्चन, जल्दी लिखो। हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट में इधर उधर हो जाए, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, तो अमाउंट में इधर उधर हो सकता है, तो करना इसी तरीके से। लिखो बेटा, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट इज 10,000। फॉर इंस्टॉलमेंट of rupees 25,000 each, for installment of rupees 25,000 each, cash price 1 lakh, rate of interest is 4% per annum, rate of interest is 4% per annum। चलो करो। इसमें मुझे इंटरेस्ट एवरी ईयर कैलकुलेट करके दिखाओ। 3 चीजें मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। एक तो मुझे निकालना है एनुअल इंटरेस्ट, फिर मुझे निकालना है टोटल इंटरेस्ट, फिर मुझे निकालना है हायर परचेज प्राइस। ये 3 चीजें निकालो। चलो मैं फिर से बोल रहा हूं, अमाउंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसमें टेंशन मत लेना, करो।
चलो तुम भी करो, मैं भी जब तक करता हूँ इसको स्क्रीन हटा, मतलब स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ, बाद में सबको एक साथ आंसर दिखाऊंगा। करते रहो। सर इंटरेस्ट 4% था ना। कैलकुलेट आएगी। बेटा सब बच्चे कर रहे हो ना? यस सर। जो इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम है, ठीक है। बेटा जब हो जाए बच्चों को बता देना। सर टोटल इंटरेस्ट 10,000 आ रहा है। क्या बेटा? टोटल इंटरेस्ट 10,000 आ रहा है सर। टोटल तो 10,000 आएगा, बहुत बढ़िया। सर एनुअल कैसे बताएं सर, जैसे अलग अलग आया है सर। बेटा जैसे लास्ट क्लास में अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था एनुअल वाला। हायर परचेज प्राइस 1,10,000 आ रही है। बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट ईयर का तो एनुअल इंटरेस्ट 3,600 आ रहा है। बहुत बढ़िया। और सेकंड ईयर का 2744 आ रहा है। ठीक है थर्ड बेटा, ईयर का एक ही बच्चे कर रहा है क्या, बाकी बच्चे नहीं कर रहे क्या? थर्ड ईयर का 1853 आ रहा है। ठीक है। और फोर्थ ईयर का 1803 आ रहा है। ठीक।
बेटा बाकी बच्चे नहीं कर रहे क्या? सर लीव कर सकते हैं क्लास? हो गया तेरा? हाँ कंप्लीट हो गया सर, तीनों चीज बता दी। ठीक। ओके सर। बेटा मैं सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, क्लास को पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा पूछ लो। मैंने लास्ट में भी पूछा कि नहीं समझ आ रहा, पूछ लो, कोई पूछेगा भी नहीं, कर भी कोई नहीं रहा। फिर बाद में बेटा मेरे को मत बोलना सर समझ नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ा दो, क्योंकि दोबारा पढ़ाना इजी नहीं होता बेटा कि मैं रिवाइज कराऊं पूरा पूरा। अभी पूछोगे तो अभी समझा दूंगा, जितनी बार पूछोगे उतनी बार। ये देखो हमने हमने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, क्योंकि मैंने दिया हुआ है कि भाई 1 लाख उसका कैश प्राइस है, तो 1 लाख का कैश प्राइस खरीदा। उसमें से मैंने बोला उसकी डाउन पेमेंट कर दी 10,000, तो मेरे पास पैसा बचा कितना है, जितने मुझे उसकी पेमेंट करनी है, मुझे 90,000 रुपए और पेमेंट करनी है, तो मैं उसका कितना पैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ? सिर्फ 90,000 पैसे ही तो यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं उसके 90,000 रुपए यूटिलाइज कर रहा हूँ। और वो कह रहा है भाई मुझे हर साल 25,000 रुपए की ईएमआई चाहिए और 4 साल तक देगा। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पहले साल का इंटरेस्ट निकालूं, तो मैंने तुम्हें बताया था इंटरेस्ट लगता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना मैं उसका यूज कर रहा हूं, तो मैं उसका यूज कर रहा हूं 90,000 रुपए। तो 90,000 पे जब 4% लगाऊंगा तो 3600 आएगा। तो टोटल पैसा बन जाएगा 90,000 उसका पहले से बच रहा था, 3,600 मैंने उसका इंटरेस्ट हो गया, तो उसका टोटल पैसा बनता है 93,600। और 31 दिसंबर को मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं भाई तेरे को 25,000 की पेमेंट करूंगा, तो मैंने पहली ईएमआई पे कर दी। पहली ईएमआई पे करने के बाद जो मेरे पास बैलेंस बचा वो बचा 68,600। अब जो मेरा अगला इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, क्यों? क्योंकि अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा है? सिर्फ इतना। तो इस पे मैंने 4% निकाला, तो इसका 4% आ गया 2744। तो 68,600 उधार था, इतना इंटरेस्ट बन गया, तो टोटल पैसा बनता है 71,344। इसमें से मैंने दोबारा ईएमआई पे कर दी। बस ऐसे ही काम करते रहेंगे। लास्ट ईयर में मुझे पता है लास्ट में 25,000 आना चाहिए, तो जो भी डिफरेंस होगा इसका और इसका वो मैं इंटरेस्ट ले लूंगा। बस क्वेश्चन खत्म। बेटा अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा पूछ लो। सर ये जो इंटरेस्ट तो कुछ अलग ही है। मैंने बीच में इंटरेस्ट माइनस कर दिया था, सब सेम कर रहा सर हाँ बेटा सर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे मतलब सेपरेटली, जैसे हम पहले दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट निकालते हैं, लास्ट में क्यों निकालते? बेटा क्योंकि मुझे पता है पेमेंट तो मुझे 25,000 ही करनी है। क्योंकि सर फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो कम आ रही है, 1802 आ रहा है ना फॉर्मूले मैंने से। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही समझाया था कि एग्जैक्टली अमाउंट नहीं आएगा। अगर मेरा मान लो ये आएगा 24,000, लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस तो 25,000 पे करने को कराया ना, अच्छा कर दी, हाँ समझ गई। आया ना? यस सर। मैंने तो उसको ये बोला है भाई मैं Yes, 25,000 पे करूंगा। अब चाहे ज्यादा आए या कम आए मैं उसे 25,000 ही दूंगा। तो हम 25,000 पे करेंगे, तो जो भी डिफरेंस होगा उसी को इंटरेस्ट मानेंगे। लास्ट ईयर में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? ओके सर। क्योंकि चल मान ले यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मान ले अगर ये ज्यादा आता तो मुझे दुख होता ना कि भाई मैं ज्यादा क्यों पे करूं, मैंने तो तेरे से प्रॉमिस करा था 25,000 का, मैं 26,000 क्यों पे करूं? है ना? तो दोनों तरीके से Yes, कम sir. भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। पिछले क्वेश्चन में ज्यादा आ रहा था। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक है, फिर लीव कर सकते हो। यही दोनों क्वेश्चन घर से रिवाइज करके आना। अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है शायद सुन लो बेटा जाने से पहले, कल मेरी कॉलेज में मीटिंग है, मेरी क्या सारे टीचर्स की यही, तो मैं कंफर्म कर दूंगा। मीटिंग का टाइम अभी आया नहीं है, अगर मीटिंग का टाइम तुम्हारी क्लास के आसपास का हुआ तो मैं शायद क्लास ना ले पाऊं। ठीक है? इवनिंग तक कंफर्म कर दूंगा। आप लीव कर सकते हो।